प्यारे विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता पथिक पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, कवि प्रकृति प्रेमी रहा है। बच्चों, पहले इसका शीर्षक देखिए। कविता का शीर्षक है पथिक। पथिक का अर्थ होता है यात्री, मुसाफिर, राहगीर या पंथी। यहाँ कवि ने स्वयं को ही पथिक कहा है। इसमें पथिक समुद्र के किनारे खड़ा है। उसके सामने पूर्व दिशा से सूर्य उदय हो रहा है, अर्थात सूर्य निकल रहा है। पथिक इस शोभा पर मुग्ध है, मोहित है। इस सुंदरता को देखकर उसके मन में तरह तरह के भाव जन्म ले रहे हैं। इन्हीं भावों की अभिव्यक्ति करता हुआ कवि कह उठता है। आओ अब इसकी पंक्ति देखें। पहले पद्यांश की। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। कवि कहता है कि प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण परिवर्तित होने वाली प्रकृति का यह रूप बड़ा ही निराला है, बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही मनोरम है। पथिक कहता है कि मेरे सामने सूर्य और बादलों का समूह है, बादलों की पंक्तियां हैं, बादलों की मंडली है। आकाश में बादलों का ये समूह है। यह नित नए और रंग बिरंगे रूप बनाकर सूर्य के सामने जो ये पंक्तियां हैं बादलों की, ये नाचती हुई प्रतीत हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि आकाश में रंग बिरंगे बादल छाए हुए हैं और वो घूमते हुए ऐसे लग रहे हैं कि जैसे वो सूर्य के सामने नाच रहे हों। आगे देखें। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। इन दोनों पंक्ति का अर्थ देखें। पथिक कहता है कि मेरे सामने नीचे तो नीला समुद्र है जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। वह नीला समुद्र मेरे मन को हरने वाला है, अर्थात मेरे मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर कवि के मन में इच्छा उठती है। इससे पहले देखें, ऊपर नील गगन है कि ऊपर की ओर निहारें तो नीला आकाश दिखाई दे रहा है। तो समुद्र भी नीला, आकाश भी नीला, और ये कवि को बड़े ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर कवि के मन में इच्छा उठती है कि वह घन माने बादल, कि बादलों पर सवार होकर, बादलों पर बैठकर धरती और आकाश के बीच में विचरण करे, अर्थात विहार करे या घूमे। इन प्राकृतिक दृश्यों, इन प्राकृतिक नज़ारों का आनंद ले, ऐसा कवि का जी करता है। कवि की इच्छा जगती है। उसका मन करता है कि जितने भी ये मनोहारी प्राकृतिक दृश्य हैं इनका मैं आनंद लूं। आइए अब इसका शिल्प सौंदर्य देखें। पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। कवि ने प्रकृति का बड़ा ही सजीव व मनोरम चित्रण किया है। अगला पॉइंट देखें। कवि ने सहज, स्वाभाविक, मधुर, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। शांत रस है। कविता में कौन सा रस है? शांत रस है। अगला पॉइंट,
दृश्य बिंब योजना है। अगला पॉइंट देखें, प्रसाद गुण है। गुण कौन सा है? प्रसाद। कोमलकांत पदावली है। इसके साथ साथ कविता में संगीतात्मकता, लयात्मकता व छंदबद्धता का गुण विद्यमान है। अगला पॉइंट, कविता में कुछ एक शब्द संस्कृत के हैं, अर्थात संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों लिए जाएं, एज इट इज लिए जाएं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ भी तत्सम शब्दों की अधिकता है। शब्द देखें, नूतन, वेश, वारिद, रवि, गगन आदि, ये संस्कृत के शब्द हैं जो ज्यों के त्यों लिए गए हैं, इसलिए तत्सम शब्दावली है। अगला पॉइंट देखें, नीचे नील में यह नए वर्ण की आवर्ती अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार बीच में बिचरूं या रंग बिरंग, इसमें भी अनुप्रास अलंकार दृष्टिगोचर हो रहा है। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताए। इसके जो शुरू के 6-7 पॉइंट हैं वो हर पद्यांश में आ सकते हैं, इसलिए मैं उनको दोबारा से नहीं दोहराऊंगा। आरंभ के जो 6-7 पॉइंट हैं उनको बस मैंने इसी पद्यांश में बता दिया, वो आपको सभी पद्यांश में लिखने होते हैं। अब मैं कविता के दूसरे पद्यांश की ओर आगे बढ़ता हूँ। दूसरा पद्यांश देखें, रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिर जी भर के। आइए अब इस दूसरे पद्यांश की व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ कवि ने उसी प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया है। क्या कह रहा है कवि कि जो समुद्र है वो बड़ा ही विशाल है, दूर दूर तक फैला हुआ है, और इसको देखकर जो पथिक है वो बड़ा ही हैरान है, विस्मित है। वह समुद्र को देखकर आनंदित हो उठा है। तो किनारे खड़ा होकर पथिक उसकी सुंदरता का वर्णन करता हुआ कहता है कि मेरे सामने जो समुद्र खड़ा है, रत्नाकर का अर्थ होता है समुद्र, गर्जन करता है, वह भयंकर रूप से गर्जन तर्जन कर रहा है। पंक्ति, मलयानील बहता है, एक मलय पर्वत होता है, उधर से आने वाली जो हवा होती है वो बड़ी सुगंधित होती है। तो उसी का अर्थ स्पष्ट करता हुआ कवि कहता है कि मलय पर्वत की ओर से जो वायु आ रही है वह बड़ी ही सुगंधित है। हृदय में यही हौसला रहता है। अपनी प्रिया को संबोधित करता हुआ कवि कहता है कि हे प्रिय, यह दृश्य देखकर मेरा मन बहुत ही प्रसन्न तथा आनंदित होता है। हे प्रिय, मेरा मन भरा रहता है, मतलब खुशी से, प्रसन्नता से भरा रहता है। मेरा मन करता है कि, लास्ट के 2 पंक्ति देखें, इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। पथिक का मन करता है कि यह समुद्र जो अत्यंत विशाल है, अर्थात बहुत बड़ा है, विस्तृत, बहुत ही फैला हुआ है, वह महिमा से युक्त है। मेरा मन करता है
कि समुद्र में उठने वाली इन लहरों पर विराजमान होकर, इन पर बैठकर इस समुद्र के घर के प्रत्येक कोने में जाऊं, प्रत्येक कोने में घूमूं और नज़दीक से मैं इस सुंदर दृश्य को निहारूं, उसका आनंद लूं, जी भरकर आनंद लूं। ऐसा वो अपनी प्रिया को संबोधित करता हुआ कह रहा है। अब इसका शिल्प सौंदर्य देखिए, काव्य सौंदर्य देखिए। मैंने पहले ही बता दिया था, तो 6-7 पॉइंट तो वही लिखने आपको। उसके अलावा देखो दूसरे पैरे में भी संस्कृत के शब्द आए, रत्नाकर, मलयानील, हृदय इत्यादि। तो इन शब्दों के कारण पता चलता है कि यहाँ तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। और समुद्र के लिए कवि ने कुछ विशेषणों का प्रयोग किया है जो बड़े ही सुंदर हैं, जैसे विशाल, विस्तृत, महिमामय आदि। इसके साथ साथ वो अपनी प्रिय को संबोधित करता हुआ कह रहे, इसलिए संबोधन शैली है। कोने कोने में, लास्ट पंक्ति में देखें, कोने कोने में, यहाँ कोने कोने शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, अर्थात पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। दृश्य बिंब योजना है, जैसे हमारे सामने कोई चित्र चल रहा हो, कोई फिल्म चल रही हो, इसलिए दृश्य बिंब योजना है। और पहले पद्यांश में कवि ने बादल का मानवीकरण किया था, तो पहले पद्यांश में मानवीकरण अलंकार भी है। आइए अब हम इस कविता के तीसरे पद्यांश की ओर चलते हैं। इस तीसरे पद्यांश में कवि ने सूर्योदय के सुंदर दृश्य का बड़ा ही सजीव, बड़ा ही मनोरम, बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। पंक्ति देखें, निकल रहा है जल नदी तल पर दिन कर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। पथिक समुद्र के किनारे खड़ा है, अर्थात कवि कहाँ खड़ा है? समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे पूर्व दिशा से सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य अभी पूर्ण रूप से उदय नहीं हुआ है। उदय के समय उसका आधा भाग ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ शब्द आया ना, बिंब अधूरा। अधूरा मीन्स आधा भाग, कि वो अधूरा अभी पूर्ण रूप से नहीं निकला है, उसका आधा भाग ही दिखाई दे रहा है। और शेष भाग समुद्र के पीछे छिपा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि शेष जो सूर्य का भाग है, जो हिस्सा है, वो समुद्र के पीछे छिपा हुआ है। कहने का अभिप्राय यह है कि समुद्र की सतह से सूर्य का जो बिंब है, सूर्य की जो परछाई है, वो अधूरी ही है, अधूरी सी प्रतीत हो रही है। ऐसे में कवि को लगता है कि मानो, कमला का अर्थ होता है लक्ष्मी, जो धन की देवी होती है लक्ष्मी, मानो वह लक्ष्मी के, कंचन कहते हैं सोने को, स्वर्ण को, स्वर्ण निर्मित मंदिर का कंगूरा हो। कंगूरे का अर्थ होता है गुंबद, ऊपर जो मंदिर के ऊपर बना होता है उसको कंगूरा कह लो या गुंबद कह लो। तो स्वर्ण निर्मित, कि सोने से जिस मंदिर का निर्माण किया है वो उसका कंगूरा अर्थात उसका गुंबद हो। आगे कवि कहता है, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित करती स्वर्ण सड़क अति प्यारी। अब इन दोनों पंक्तियों का अर्थ जाने कि पति कहता है कि सूर्य की सुनहरी किरणें समुद्र की जल सतह पर नाचती हुई प्रतीत हो रही है, जल सतह पर नाचती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसा लगता है मानो सूर्य देव ने स्वयं ही लक्ष्मी जी की सवारी को इस पवित्र धरती पर, इस पावन धरती पर लाने के लिए सोने की सड़क, जो अत्यंत प्यारी सी दिखाई दे रही है, वो बना दी हो, उसका निर्माण कर दिया हो। अब आइए इसके काव्य सौंदर्य की ओर देखें, शिल्प सौंदर्य की ओर देखें। वही 6-7 पॉइंट तो वही रहेंगे।
उसके अलावा देखें, कमला के कंचन, कांत कंगूरा, स्वर्ण सड़क, यहाँ वर्णों की आवर्ती होने के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और दूसरी पंक्ति देखें, यहाँ शब्द आया है कमला के कंचन मंदिर का, मानो, कांत कंगूरा, जो मानो शब्द आया है, तो इस शब्द के आने से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे देखें अगला पॉइंट, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क, अर्थात समुद्र द्वारा सोने की सड़क का निर्माण किया गया है, तो यहाँ मानवीय कण अलंकार है, इसमें मानवीय कण अलंकार दिखाई दे रहा है। और वही संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली कह लो या तत्सम शब्दावली कह लो, अर्थ एक ही है, बात एक ही है। कुछ एक शब्द है संस्कृत के, जैसे जलनिधि, दिनकर, कमला, पुण्यभूमि आदि, ये सब संस्कृत के, इसलिए तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अब आइए हम इसके अंतिम पहरे की ओर पढ़ते हैं, क्योंकि आज मैं आधी ही कविता आपको पढ़ाऊंगा। इसमें कुल पद्यांश 8 हैं, तो आज हम केवल 4 ही भाग पढ़ेंगे, 4 मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। अब चौथे पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। पंक्ति देखें, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। तो यहाँ इस काव्यांश में कवि अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए प्रकृति के सौंदर्य को, प्रकृति के नज़ारों को अनुभव करने के लिए कहता है। तो क्या कहता है पथिक, देखें, निर्भय दृढ़ भाव से गरज रहा सागर है, कि सामने जो समुद्र है, निर्भय निडर होकर, दृढ़ता पूर्वक बड़े गंभीर भाव से गर्जना कर रहा है। उसके गर्जन में भय नहीं है, उसके गर्जन में निर्भयता है, दृढ़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उसका यह रूप बड़ा ही प्रभावशाली है। दूसरी पंक्ति देखें, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कि समुद्र में एक के बाद एक लहरें उठ रही हैं, एक लहर के पीछे दूसरी लहर का उठना बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। अर्थात समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, एक के बाद एक लहरें उठ रही हैं, जो कि बड़े ही सुंदर दिखाई दे रही है। उन लहरों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वो भी निडर हो चुकी हैं, उनको भी किसी प्रकार का भय नहीं है। अंतिम 2 पंक्ति में देखें, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से है अनुराग भरी कल्याणी। कि कवि अर्थात पथिक अपनी प्रिया को संबोधित करते हुए कहता है कि हे प्रिया, तुम इस दृश्य की सुंदरता का, जो सामने दृश्य दिखाई दे रहा है, इसकी सुंदरता का हृदय की गहराई से अनुभव करो। जो सुख मैं प्राप्त कर रहा हूं उसे तुम भी अनुभव करो। बताओ, इस संसार में क्या कोई प्राणी इतना सुख प्राप्त कर सकता है जितना कि मैं कर रहा हूं? तो तुम भी सच्चे हृदय से इस सुंदर दृश्य को निहार कर इसको अनुभव करो, क्योंकि यहाँ से अधिक बढ़कर सुख कहीं है ही नहीं। संसार में कहीं चले जाओ, प्रकृति के जो सुंदर नज़ारे हैं, जो कि मन को आनंदित कर रहे हैं, मन को प्रफुल्लित कर रहे हैं, मन को आह्लादित कर रहे हैं, इतनी सुंदरता फैली हुई है कि यहाँ से बढ़कर सुंदरता कहीं देखी ही नहीं जा सकती। तो तुम अनुभव करो। अपनी प्रिया को कह रहा है कि हे
अनुराग भरी कल्याणी, हे प्रेममयी मंगलमयी प्रिया, तुम इस सुंदरी को अपने हृदय से अनुभव करो। बताओ, इस संसार में सुंदरी से बढ़कर भी कोई सुख है? अर्थात नहीं है। बताओ, क्या इस प्राकृतिक सौंदर्य का कोई मुकाबला कर सकता है? अर्थात नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा कि तुम इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर सुख की अनुभूति करो, क्योंकि यहाँ से बढ़कर अधिक सुख कहीं नहीं मिल सकता। अब इसके काव्य सौंदर्य को देखें, 6-7 पॉइंट तो वही रहेंगे, जैसे दृश्य बिंब हैं, प्रसाद गुण हैं, शांत रस हैं, वो तो हैं ही। उसके अलावा यहाँ कवि अपनी प्रिया को संबोधित कर रहा है, इसलिए संबोधन शैली का प्रयोग कवि ने किया है। कवि की दृष्टि में प्राकृतिक सौंदर्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, इसलिए वह अपनी प्रिया को सौंदर्य का अनुभव करने के लिए कह रहा है। और देखें, क्या पा सकता है प्राणी, यहाँ इस पंक्ति में प्रश्न अलंकार दृष्टिगोचर हुआ है। वही संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग भी बड़ा ही प्रभामयी बन पड़ा है। सुंदर अति सुंदर, एक पंक्ति आई है, सुंदर अति सुंदर की आवृत्ति से कविता की जो सुंदरता है वो और भी अधिक बढ़ गई है। और भाषा सरल है, सहज है, प्रभामयी है, सुबोध है। ये पॉइंट आप लोग इसमें लिख सकते हो। तो मैंने ये 4 पद्यांश आपको पढ़ाए, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना और इसकी रीडिंग करना। आदि कविता मैंने पढ़ा दी है, आदि कविता मैं कल पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।